हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके बीए के थर्ड सेमेस्टर में जो आपका समाजशास्त्र है उसकी क्लास मैंने स्टार्ट कर दी है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 5 और देखिए आपके यूनिट नंबर 4 तक मैं करवा चुकी हूँ। तो देखिए सामाजिक आंदोलन का अर्थ और अवधारणा। देखिए आपको अपने यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है, उसके अर्थ को पढ़ना है, उसकी परिभाषा को पढ़ना है और उसकी विशेषताओं को पढ़ना है। और ये आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये समझिए कि सामाजिक आंदोलन होता क्या है। किसी देश या समाज में सामाजिक आंदोलन तब होता है जब वहाँ के लोग वर्तमान व्यवस्था से असंतुष्ट हों और उसमें परिवर्तन लाना चाहते हों। यानी कि किसी भी समाज में तभी आंदोलन शुरू हो जाता है, यानी उस समाज की जो व्यवस्था है तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं अपनी उस वर्तमान व्यवस्था से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि हम इसमें कोई ना कोई परिवर्तन लाएं अपने अनुसार। उन्हें लगता है कि जिस परिवर्तन से वो खुश हो सकेंगे और संतुष्ट हो सकेंगे तो वो उस व्यवस्था को परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। कई बार सामाजिक आंदोलन किसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए भी आयोजित किए जाते हैं। देखिए मतलब कि आंदोलन तो इसीलिए होता है कि जो वर्तमान व्यवस्था होती है उससे वहाँ की जनता खुश नहीं होती और आंदोलन करना शुरू कर देती है ताकि वो इस व्यवस्था को बदल सके। और कभी कभी आंदोलन इसलिए भी शुरू किया जाता है कि कोई परिवर्तन समाज में हुआ है और उस परिवर्तन से उस समाज के लोग खुश नहीं हैं, तो भी वो उस परिवर्तन का विरोध करने के लिए सभी लोग, समाज के सभी लोग मिलकर उस परिवर्तन का विरोध करते हैं, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं ताकि वो इसको बदल सकें। तो इसीलिए आंदोलन किसी भी समाज में किया जाता है। सामाजिक आंदोलन के पीछे कोई न कोई विचारधारा अवश्य होती है। देखिए सामाजिक आंदोलन कभी भी बिना रीजन नहीं होता, उसके पीछे जरूर कोई न कोई विचारधारा होती है जिसको लेकर के आंदोलन शुरू किया जाता है। और स्टूडेंट्स देखिए, आंदोलन में कभी एक दो व्यक्ति मिलकर आंदोलन नहीं कर सकते। आंदोलन करने के लिए कम से कम उस समाज के सभी लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना होगा, उसमें भाग लेना होगा और मिल करके सभी को आंदोलन करना होगा, तभी वो आंदोलन सक्सेस हो पाता है, वरना फेल हो जाता है। और वो आंदोलन सामाजिक आंदोलन कहलाता है। किसी भी आंदोलन का प्रारंभ पहले असंगठित रूप में होता है। असंगठित रूप का मतलब ये है कि मतलब आंदोलन जब शुरू होता है तो उसका एक असंगठित रूप होता है, यानी वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हुआ रहता है। मतलब लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हैं और सभी लोग उसमें भाग लेने लगते हैं और सभी का मिलकर यही उद्देश्य होता है कि ये जो व्यवस्था, वर्तमान व्यवस्था है, हमें इसमें परिवर्तन लाना है, हम इससे असंतुष्ट हैं और हम जिस परिवर्तन से संतुष्ट होंगे हमें वही व्यवस्था हमारे समाज में चाहिए। तो सभी लोग मिल जाते हैं और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें व्यवस्था और संगठन पैदा हो जाता है। जब सभी लोग मिल जाते हैं तो अपने आंदोलन की एक व्यवस्था बना लेते हैं कि उन्हें वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। और जब सभी लोग मिलकर आंदोलन करते हैं तभी आंदोलन सक्सेस हो पाता है और इस तरह के आंदोलन को सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो आई होप कि सामाजिक आंदोलन क्या है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब कुछ परिभाषाएं हैं टर्नर एवं विलियन के अनुसार। ये अपने अनुसार एक परिभाषा देते हैं। एक सामाजिक आंदोलन को एक समाज अथवा समूह जिसका कि यह एक भाग है के अंतर्गत कुछ निरंतरता में परिवर्तन उत्पन्न करने या एक परिवर्तन को रोकने के लिए सामूहिक व्यवहार के रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए टर्नर एवं विलियन की ये जो परिभाषा है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िए स्टूडेंट्स, देखिए आपको समझ में आएगा। इनके कहने का ये मतलब है कि किसी भी समाज में जब आंदोलन शुरू हो जाता है, सामाजिक आंदोलन जब शुरू होता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए होता है। यानी हो सकता है कि उनके समाज की जो व्यवस्था है या जो राजनीतिक स्थिति है वो उससे असंतुष्ट है, उससे खुश नहीं है और जनता चाहती है कि हम इस तरह से नहीं रह सकते, ये हमें पसंद नहीं है, हम ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकते, हमें इसमें परिवर्तन चाहिए। और उन्हें किस तरह का परिवर्तन चाहिए वो उसके लिए आंदोलन करना शुरू कर देते हैं।
तो वही ये कह रहे हैं कि चाहे कोई परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए आंदोलन किया जाता है या एक परिवर्तन को रोकने के लिए, यानी कोई ऐसा परिवर्तन समाज में हो गया जिससे भी वहाँ की जनता क्या है, खुश नहीं है, तो उस परिवर्तन को होने से जब वो परिवर्तन होता है तो उसका विरोध करने के लिए सभी लोग मिलकर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं ताकि वो उसको रोक सकें। तो इस तरह के आंदोलन को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। अब देखिए एक डेफिनेशन है हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार। हर्बर्ट ब्लूमर देखिए एक अपनी परिभाषा देते हैं कि सामाजिक आंदोलन जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास कहा जाता है। यानी कि जो सामाजिक आंदोलन होता है, तो जिस समाज में सामाजिक आंदोलन की शुरुआत हो जाती है तो एक नई जीवन की व्यवस्था करने के लिए, यानी जो पुरानी व्यवस्था थी उसमें बदलाव करके अपने अनुसार एक नई व्यवस्था बनाना है ताकि वो उसी व्यवस्था के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। और ये किस तरह से होता है, सामूहिक प्रयास के लिए होता है। जब तक सभी समाज के लोग मिलकर नहीं करेंगे तब तक वो सामाजिक आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा समाज अगर है जहाँ की आबादी 1 लाख है और वहाँ पे बस 10-15 लोग मिलकर आंदोलन करना शुरू कर देंगे तो क्या वो आंदोलन सक्सेस होगा? कभी नहीं हो सकता। अगर उस समाज के सभी लोग मिलकर आंदोलन करना शुरू कर दें, सामूहिक प्रयास के रूप में जब आंदोलन किया जाएगा तभी वो आंदोलन सक्सेस हो पाएगा। तो हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार उनका यही कहना है कि सामाजिक आंदोलन वो होता है जो जीवन की एक नई व्यवस्था बनाने के लिए सामूहिक रूप से, यानी सभी लोग मिलकर एक ग्रुप बना करके प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और आंदोलन करते हैं। तो ऐसे आंदोलन को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि अगर अब आपके एग्जाम में सामाजिक आंदोलन क्या है और उसकी परिभाषा लिखने के लिए आ जाए तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे। अब देखिए सामाजिक आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं हैं या तत्व हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि सामाजिक आंदोलन के तत्वों की व्याख्या कीजिए या सामाजिक आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए पहला पॉइंट है संकट अथवा समस्या, यानी कि कोई समस्या होती है, कोई समाज में संकट पैदा हो जाता है जिसके कारण क्या होता है, सामाजिक आंदोलन शुरू हो जाता है उस समाज के अंदर। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का जन्म किसी न किसी संकट एवं समस्या के कारण ही होता है। यानी अगर उस समाज के सभी लोग वहाँ की व्यवस्था से खुश होंगे तो वो कभी भी आंदोलन नहीं स्टार्ट करेंगे। आंदोलन तभी शुरू होता है जब समाज में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे वहाँ के लोग अधिक उस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते और वो उस स्थिति में बदलाव करना चाहते हैं। तो अब सभी लोग मिलकर एक ग्रुप बनाकर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं, तो उसी को सामाजिक आंदोलन कहते हैं। तो आंदोलन कभी भी बिना समस्या या संकट के नहीं होता, उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। देखिए दूसरा है सामूहिक प्रयत्न। किसी भी आंदोलन को सामाजिक आंदोलन उसी समय कहा जाएगा जब उसमें समाज के अनेक व्यक्ति सम्मिलित होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि उस समाज के 10-15 लोग मिलकर अगर आंदोलन करना शुरू कर दे किसी भी व्यवस्था के खिलाफ तो वो आंदोलन कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा और जो उनका उद्देश्य होगा आंदोलन करने का वो भी उन्हें नहीं मिल पाएगा और जो उन्हें नई व्यवस्था स्थापित करनी होगी वो भी कभी समाज के अंदर स्थापित नहीं हो पाएगी। जब तक समाज के लोग एक ग्रुप बनाकर सभी समाज के सभी लोग मिलकर जब आंदोलन करना शुरू करेंगे तभी वो आंदोलन सक्सेस हो पाएगा। उसके बाद है देखिए अनौपचारिक संगठन। प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का एक अनौपचारिक संगठन होता है। इस संगठन के द्वारा ही आंदोलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाई जाती है। आप स्टूडेंट सोचिए कि अब एक समाज की जनता है जो वहाँ की व्यवस्था से खुश नहीं है और उन्हें आंदोलन करना है कि हमें अपने समाज में परिवर्तन करना है। तो अब क्या है, वो आंदोलन बस करना शुरू कर देंगे, रोड पे निकल के बस करने लगेंगे आंदोलन? नहीं, सबसे पहले बैठाई जाती है बैठक जिसमें बड़े बड़े लोग बैठ के क्या करते हैं, जनता क्या करती है कि एक लक्ष्य उनका होता है, सभी लोग मिलकर बातें करते हैं कि देखिए हम इस व्यवस्था से खुश नहीं है, कौन कौन इस व्यवस्था से खुश नहीं है। फिर जितने लोग खुश नहीं होते हैं वो उनके साइड आ जाते हैं। फिर उन्हें कहा जाता है कि आपको इस तरह से आंदोलन करना होगा ताकि जब हम मिलकर आंदोलन करेंगे
तभी हम अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। तो इसलिए एक संगठन के रूप में बनाया जाता है, ये नहीं कि बस निकल गए आंदोलन करना शुरू कर दिए। आंदोलन करने का एक लक्ष्य भी तो होना चाहिए कि हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है। तो इसलिए एक संगठन के रूप में आंदोलन को बनाया जाता है, किया जाता है, ताकि अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके और अपने समाज की पुरानी और खराब व्यवस्था को हटाकर एक अच्छी व्यवस्था लागू करवाई जा सके। उसके बाद है नियोजित प्रयत्न। सामाजिक आंदोलन के लिए निश्चित योजना बनाई जाती है और विभिन्न चरणों में उसे पूरा करने के सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। यानी कि नियोजित प्रयत्न का ये मतलब है कि एक निश्चित योजना बनाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि बिना योजना के आंदोलन नहीं किया जा सकता, उसका उद्देश्य होना चाहिए और एकदम अच्छे से योजना बना करके लोग मिलकर आंदोलन करते हैं और एक सामूहिक प्रयास के रूप में करते हैं। यानी जब तक एक ग्रुप बनाकर एक यूनिटी में वो लोग वर्क नहीं करेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, तो वो हमेशा फेल हो जाएंगे। इसलिए उसकी अच्छी से योजना बनाकर फिर उसमें सभी लोग मिल करके कोशिश करते हैं। नियोजित प्रयत्नों के बिना आंदोलन को अधिक समय तक नहीं चलाया जा सकता। अगर आपने कोई योजना ही नहीं बनाई, कोई आपका लक्ष्य नहीं है, बस आप निकल कर आंदोलन करने लगे और आपके साथ बस 10-15 लोग मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, तो आपका ये आंदोलन ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगा, फेल होकर ही रहेगा। मिल करके समाज के सभी लोग मिल करके उस व्यवस्था का विरोध करेंगे, मतलब एक योजना बनाकर कोशिश करेंगे सामूहिक रूप में, तभी वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये विशेषताएं समझ में आ रही हो। देखिए, सामाजिक आंदोलन की जो 5वीं विशेषता है वो है विकास। कोई भी सामाजिक आंदोलन एक निर्मित वस्तु नहीं होता, वरना उसका धीरे धीरे विकास होता है। कहने का ये मतलब है कि जब आंदोलन शुरू किया जाता है तो ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही आंदोलन करते करते फौरन ही मतलब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। पुरानी व्यवस्था का विरोध एक दिन में शुरू किया करना और दूसरे तीसरे दिन में क्या है, सक्सेस हो गया और जो नई व्यवस्था स्थापित करनी थी वो स्थापित हो गई। तो ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे इसका विकास होता है, तब जाके लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है, जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो उसके लिए जो आंदोलन किया गया उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। तो हम एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो एक दिन की या एक घंटे की कोई घटना की देन नहीं है, उसका एक लंबा इतिहास है और समय समय पर उसमें अनेक प्रकार के कारकों का योग दिया गया है, तभी जाकर के आज हमारा देश आजाद हो पाया है। उसमें बहुत लंबा इतिहास है, बहुत सालों तक मिल करके आंदोलन किया गया अपने राष्ट्र को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के चंगुल से, तभी जाकर आज हम सक्सेस हो पाए, आज हम आजाद हैं, अपनी आजादी की जिंदगी को जी रहे हैं। तो कहने का यही मतलब है कि आंदोलन करना जब शुरू किया तो कोई निर्मित वस्तु नहीं है जो आज ही शुरू किया और कल को पा लिया। इसमें धीरे धीरे विकास होता है और तब जाके आप अपने जो इस उद्देश्य से आंदोलन करना शुरू किए थे तब उस उद्देश्य को पा पाते हैं और तब जाकर आपका विकास हो पाता है। तो ये थी कुछ विशेषताएं सामाजिक आंदोलन की। आई होप आपको समझ में आ गई हो। अब आपका जो अगला टॉपिक है वो है सामाजिक आंदोलन की प्रमुख अवस्थाएं। देखिए, सामाजिक आंदोलन की जो अवस्थाएं हैं वो एग्जाम में अक्सर पूछ दी जाती हैं। तो अब देखिए कि सामाजिक आंदोलन की क्या क्या अवस्थाएं हैं। देखिए, हर्बर्ट ब्लूमर ने सामाजिक आंदोलन की 5 अवस्थाएं बताई हैं। देखिए, हर्बर्ट ब्लूमर एक समाजशास्त्री, एक विद्वान रहे हैं जिन्होंने सामाजिक आंदोलन की 5 प्रमुख अवस्थाओं के बारे में बताया है कि सामाजिक आंदोलन में क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। देखिए, पहली जो अवस्था के बारे में इन्होंने बताया वो है उत्तेजना। उत्तेजना का मतलब ये है, देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको अगर एग्जाम में सामाजिक आंदोलन की अवस्थाएं पूछ दे तो आप सबसे पहले उत्तेजना के बारे में ही लिखिएगा, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। ये नहीं कि इधर उधर करके लिख दीजिए, क्योंकि इन्होंने हर्बर्ट ब्लूमर ने सबसे पहला जो स्तर बताया है सामाजिक आंदोलन का वो उत्तेजना को ही बताया है। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आंदोलन की जो पहली अवस्था का जो पहला स्तर है वो उत्तेजना होती है। यानी जब किसी भी समाज में आंदोलन करना होता है, किसी भी व्यवस्था का विरोध करने के लिए या कोई परिवर्तन करने के लिए, तो उस समाज के लोगों में उत्तेजना की भावना होनी चाहिए, तभी वो आंदोलन कर पाएगा।
यानी अगर उसके अंदर उत्तेजना की भावना ही नहीं होगी तब वो आंदोलन कर ही नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहला स्तर ये है कि किसी भी समाज में आंदोलन करने के लिए, किसी के समाज में किसी व्यवस्था का विरोध करने के लिए समाज के व्यक्तियों में उत्तेजना की भावना अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहला स्तर उन्होंने इसी को बताया है। देखिए, हर्बर्ट ब्लूमर ने फिर जो सामाजिक आंदोलन की दूसरी अवस्था बताई है वो है निश्चित भावना का विकास। देखिए, निश्चित भावना का विकास ये दूसरी अवस्था है। तो देखिए, उनका ये कहना है कि पहले तो उत्तेजना होनी चाहिए समाज के लोगों में, और दूसरा ये कि जब तक उनके एक निश्चित भावना नहीं होगी, निश्चित भावना का विकास समाज के लोगों में नहीं होगा, तब तक वो आंदोलन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। एक निश्चित भावना होनी चाहिए, सामूहिक प्रयास के रूप में मिल करके उसे किया जाना चाहिए, तभी वो अपने आंदोलन में सक्सेस हो पाएंगे। उसके बाद देखिए है मनोबल का विकास। देखिए, तीसरी अवस्था इन्होंने मनोबल के विकास के बारे में बताया है। यानी उनके कहने का ये मतलब है कि जब तक किसी भी व्यक्ति का, यानी जो लोग मिलकर आंदोलन कर रहे हैं, उनका मनोबल मजबूत नहीं होगा तो वो अपनी जो मांग कर रहा है आंदोलन के द्वारा, वो अपनी मांग को पूरा कराने में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, ऑलवेज फेल हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले तो उत्तेजना होनी चाहिए, उसके बाद एक निश्चित भावना का विकास होना चाहिए, उसके बाद उसका जो मनोबल स्थिति है वो है मजबूत होना चाहिए, ताकि वो जिस मांग की पूर्ति के लिए आंदोलन कर रहा है तो अपनी पूर्ति को, अपनी मांग को पूरा करा सके। ये नहीं कि आंदोलन कर लिया मिल करके और फेल हो गया, पूर्ति को भी, यानी जो मांग है उसको भी पूरा नहीं करा पाया। तो इसलिए मनोबल स्थिति मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद है विचारधारा का निर्माण। देखिए, आंदोलन की जो चौथी अवस्था है उन्होंने विचारधारा का निर्माण के बारे में बताया है कि सामाजिक आंदोलन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी इसको चलाने के लिए विचारधारा का निर्माण होना आवश्यक है। यह विचारधारा आंदोलनकर्ताओं के द्वारा विकसित होती है और इसी विचारधारा के निर्माण से सामाजिक आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। यानी अगर विचारधारा ही उस समाज के लोगों की सही नहीं होगी तो उसका आंदोलन कभी क्या है, सक्सेस नहीं हो पाएगा। यानी उसकी विचारधारा अच्छी होनी चाहिए कि वो आंदोलन क्यों कर रहा है। अगर किसी गलत मकसद के लिए वो आंदोलन करेगा तो कभी भी उसकी मांग को पूरा नहीं कराया जाएगा। इसलिए उसकी विचारधारा हमेशा सही होनी चाहिए। उसके बाद है संचालन युक्तियों का विकास। देखिए, आंदोलन की जो अंतिम और पांचवी अवस्था इन्होंने बताई है वो संचालन युक्तियों का विकास है। यानी सामाजिक आंदोलन के संचालन के लिए गुणकारी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे किया गया सामाजिक आंदोलन क्या है, सफल हो सके। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने पढ़ा आपके सामाजिक आंदोलन का अर्थ, परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसके कुछ अवस्थाएं, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप अपने थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर की भी क्लास स्टार्ट कर दी है। उसके लिए आप एक बार मेरे चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। उसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस भी अपलोड करती हूँ, जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम की तैयारी को काफी अच्छा बना सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका जो यूनिट नंबर 5 था वो तो पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट नंबर 6। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।